मौजूद था और जांच की सुई बार बार सुखदेव सिंह नामधारी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कई राउंड फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ गोलियां चली, 3 लोगों की लाशें गिर गईं, कई लोग जख्मी हुए, लेकिन माननीय नामधारी साहब को खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ा सवाल है। साथी है जिसका कारोबार सरायम की दुनिया का जो है सरदार, वो बन गया साहूकार। हुकूमत से मिला सम्मान तो चल पड़ी सियासी दुकान, नाम है नामधारी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली में। देहरादून में आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। हमारे साथ प्रवीण यादव जी हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और सत्ताधारी कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए राजीव महर्षि जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ देर में। उनका मैसेज आया है कि साहब वो देहरादून में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। खैर, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ वो आए, जल्दी जुड़ें, क्योंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मामला बहुत गंभीर है। जी हां, तो शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप सिंह चड्ढा की हत्या को 3 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक तीसरे पक्ष की गुत्थी को सुलझाने में उलझी हुई है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जो थ्योरी पहले पेश की गई उस पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगे। साथ ही जुड़ गया है नामधारी का कनेक्शन, सुखदेव सिंह नामधारी का कनेक्शन। क्या शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा को किसी तीसरे गैंग ने गोली मारी थी? ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द मामले की जांच चक्कर घिन्नी की तरह घूम रही है। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने उस थियरी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस का कहना था कि फायरिंग 2 पक्षों के बीच हुई थी, लेकिन एम्स के सूत्रों की माने तो मामले में किसी तीसरी पार्टी का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यह भी है कि इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग में सिर्फ पोंटी और हरदीप की जान ही कैसे गई, जबकि वहां सुखदेव सिंह नामधारी समेत तमाम लोग मौजूद थे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगी पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फायरिंग में तीसरे पक्ष के शामिल होने का शक इसलिए जताया जा रहा है कि हरदीप और पोंटी को बराबर गोलियां लगी थी। पोंटी के शरीर के भीतर से 4 गोलियां मिली, जबकि हरदीप के शरीर से 1 भी गोली नहीं मिली। ऐसे में एम्स के सूत्रों की माने तो सिर्फ 2 हालात में ही ऐसा हो सकता है, या तो पोंटी को दूर से और हरदीप को एकदम करीब से गोली मारी गई है, या फिर पोंटी को किसी लोकल वेपन से मारा गया हो जो बहुत कम क्षमता वाला हो। पुलिस के मुताबिक सुखदेव सिंह नामधारी के गनर सचिन त्यागी की कार्बाइन और हरदीप के पिस्टल का पता चल गया है, जबकि तीसरे वेपन की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। अगर फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आती है कि गोलियां हरदीप के पिस्टल से नहीं चली थी, तो बात साफ हो जाएगी कि कोई थर्ड पार्टी भी वहां मौजूद थी। उधर कुछ और पहलू हैं जो इस मामले में नए ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं। मसलन चड्ढा परिवार के रिश्तेदारों का कहना है कि पोंटी और हरदीप में प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं था। तो क्या पोंटी और उनके भाई किसी सियासी साजिश का शिकार हुए हैं? सवाल कई हैं, लेकिन इन सब सवालों के लिए इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का। उम्मीद है कि जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी, इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर मिलते जाएंगे। उधर मामले में उत्तराखंड के एक नौकरशाह का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये नौकरशाह भी इस हत्याकांड के वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे। इस बाबत वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने साफ कर दिया है कि अगर जांच में किसी नौकरशाह पर आरोप सही पाए गए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर इस मामले में किसी ब्यूरोक्रेट का हाथ है तो फिर यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। कई और बड़ी मछलियां भी इस घेरे में आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि पोंटी चड्ढा को कुल जमा 11 गोलियां लगी। 8 गोलियां पहले पोस्टमार्टम के बाद सामने आई, शरीर से निकली। दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ तो 3 गोलियां निकली। कुल जमा 11 गोलियां पोंटी चड्ढा के शरीर में लगी। अब जो भी निशानेबाज रहा हो वो शार्प शूटर इतना नहीं हो सकता कि 11 ही गोलियां मारी हों, यहां वहां कुछ और गोलियां भी चली होंगी। लेकिन लैंड क्रूजर कार जो पोंटी चड्ढा की थी उसमें
पोंटी चड्ढा के ठीक बाजू में कंधे से कंधा सटाकर बैठे सुखदेव सिंह नामधारी के शरीर पर खरोच तक क्यों नहीं आई? क्यों सुखदेव सिंह नामधारी के पीएसओ सचिन त्यागी ने हरदीप सिंह चड्ढा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसको और उसके पीएसओ को मार डाला? सुखदेव सिंह नामधारी पोंटी चड्ढा हत्याकांड के सबसे नजदीकी चश्मदीद हैं। उनका खुद का दामन इतना दागदार है, तो क्या इस केस में कुछ तीसरे पक्ष का भी हाथ है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम लगातार वारदात के दिन से उठा रहे हैं। तो नामधारी साहब कुछ लम्हे पहले तक उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ये सुखदेव सिंह नामधारी और कैसे वो नेताओं के इतने करीब पहुंच गए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निक्कर में भी नजर आए। निशंक साहब ने अपने कार्यकाल में उनकी ताजपोशी की। 7 फरवरी 2010 को कांग्रेस के नेताओं के भी करीबी, बीजेपी की सदस्यता भी ले ली। आज उन्हें बीजेपी की मेंबरशिप से हटाया भी गया। इतना ऊंचा कद इस व्यक्ति का हो कैसे गया? क्योंकि 1995 में ये गुरु बचन लाल शर्मा एक पंडित थे, पुजारी थे बाजपुर के, उत्तराखंड के। उनके कत्ल के में मुख्य आरोपी, नामजद आरोपी था। नामधारी का यूपी और उत्तराखंड के खनन में सिक्का चलता है। उत्तराखंड में 1.5 दशक पहले वन माफिया पंडित शर्मा की हत्या के बाद सुर्खियों में आए नामधारी को पोंटी चड्ढा ने यूपी, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड में खनन का पूरा काम सौंप दिया था। नामधारी मुरादाबाद से सटे उत्तराखंड के बाजपुर कस्बे के रहने वाले हैं और इन दिनों पोंटी चड्ढा के 4 राज्यों में स्थापित स्टोन क्रैशर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में पोंटी के खनन का काम लगभग 10 सालों से नामधारी ही देखते आ रहे हैं। रुद्रपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर और रामनगर में बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती कराने वाले नामधारी का ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय है। बाजपुर समेत कई स्थानों पर उनके खुद के क्रैशर प्लांट हैं। नामधारी 2 दशक पहले काशीपुर से मौजूदा भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ रहते थे। चीमा का बाजपुर के ही वन माफिया और पेट्रोल पंप कारोबारी गुरबचन लाल शर्मा उर्फ पंडित शर्मा से जमीन को लेकर विवाद चलता था। साल 1995 में फरवरी महीने में पंडित शर्मा की बाजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंडित की हत्या में नामधारी समेत 7 लोग नामजद हुए थे। पंडित की हत्या के बाद नामधारी सुर्खियों में आ गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और बरेली जैसे शहरों में नामधारी का वर्चस्व बढ़ने लगा। बताया जाता है कि 2005 में पंजाब के एक नेता ने नामधारी को चड्ढा से मिलवाया था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 मार्च 2010 को नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। नामधारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सुखदेव सिंह नामधारी पर बाजपुर कोतवाली में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार, नैनीताल और रामपुर में भी उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली स्टूडियोज में हैं। अविकल थपलियाल साहब हमारे रेजिडेंट एडिटर, आप देहरादून में हैं। और प्रवीण यादव, आप पार्टी एक्टिविस्ट हैं, आप भी देहरादून में हैं। और राजीव महर्षि, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ आने वाले हैं। अविकल भाई, देहरादून में ट्रैफिक जाम बहुत होने लगा है। नहीं, वो पहुंच गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए दूं और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन में दिखेंगे। अच्छा अविकल भाई, एक चीज मुझे बताइए। इच्छाधारी नाग का नाम सुना हमने। कहा जाता है कि साहब इच्छाधारी नाग जो है वो ऐसा होता है जो कहीं पर भी कहीं से पहुंच जाता है। अब नामधारी साहब के बारे में भी अब उत्तराखंड के जो लोग हैं वो नागधारी कहने लगे हैं। ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, किस तरह से जो है वो बचाने में लगे हुए हैं, किस तरह से महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। और जिस वक्त निशंक साहब ने इन्हें तख्तो ताज से नवाजा, अपनी नजर इनायत की माननीय रमेश चंद्र जी पोखरियाल निशंक साहब ने, उस वक्त इनके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे थे। वो दिन था 2 मार्च 2010 का। ये सब किसी को दिखाई नहीं पड़ता क्या अविकल भाई? कई बार होता है ऐसा सत्ता में कि ऐसी चीजें देखने के बाद भी नहीं देखी जाती है या उनकी अनदेखी कर दी जाती है। नामधारी की जो ताजपोशी हुई थी, ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता रहा होगा, या जिन लोगों ने
उस सत्ता के गलियारों में इनकी पैरवी करी, उन्हें नहीं पता रहा होगा। हाँ। 95 से इन पे मुकदमे चल रहे हैं और उसके बावजूद एक ऐसे पद पर इनकी ताजपोशी कर दी गई कि जो पंचों का माना जाता है, जो जज का माना जाता है, जो एक संवैधानिक पद है, एक आयोग है। हाँ। सरकारें आती हैं, चली जाती है, लेकिन संवैधानिक पद पे जो बैठे व्यक्ति होते हैं वो सरकारों के आने जाने से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ। तो ऐसे पद पर बहुत ही गरिमामय, मर्यादित, जानकार, अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति की ताजपोशी होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग अल्पसंख्यक जो समुदाय था उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनके शिकायतों के निवारण का जिम्मा इनके ऊपर था। लेकिन सरकार कैसे ये अनदेखी कर गई, कैसे उनकी आंखों में धूल झोंक दी गई या कैसे उन्होंने पट्टी बांध दी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पोंटी के मर्डर के बाद ही ये चीजें मीडिया में आने के बाद ही जनता को भी पता लग रहा है। और इवन बीजेपी के भी कई नेताओं का कहना है कि इनके इतने गहरे रिश्ते या इतने इन पे आपराधिक मामले थे, उन्हें भी पहली बार पता लग रहा है। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है अतुल जी, इस पूरे मामले में। जी, प्रवीण कुमार यादव जी, आपसे बात करूंगा मैं। आप पार्टी एक्टिविस्ट हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और ये तमाम चीजें सामने लेकर आप आए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये चीजें जब सामने आनी चाहिए शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, तब चीजें सामने नहीं आती। अब अहम यह है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री जी जिनके हस्ताक्षर से इस तरह की नियुक्तियां होती हैं, जिनके संज्ञान में चीजें होती हैं, क्या अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि साहब वो सामने आए और बोले कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया था, इन वजहों से लिया था, ये सही या गलत इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि ये नैतिकता का तकादा तो यही है। प्रवीण जी। जी सर। क्या ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो इतने बड़े पद पे खड़ा कर रही है, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, तो उसका बैक क्या रहा होगा, उसका पास्ट क्या रहा होगा, इन सारी चीजों को नकारते हुए इतने बड़े पद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। हाँ। और ये जानते हुए भी कि इस व्यक्ति का जो पिछला रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाँ। और ये इतना विवादास्पद है, उसके बावजूद भी इसको इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई, ये ताज्जुब का विषय है। राजीव महर्षि जी, पहले तो मैं आपकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता लगी आपने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है, क्योंकि 7 महीने जैसी सरकार बनी, आपकी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए था, ये जांच होनी चाहिए थी कि महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे कौन कौन से टेंटेड लोग बैठे हैं जो सरकार की साख को खराब कर सकते हैं। और नामधारी साहब का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो भाई वाह, कितने सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आप देखिए, ये 7 फरवरी 1995 बाजपुर के जाने माने पंडित गुरुबचन लाल शर्मा जी की हत्या के बाद से लेकर अब तक 2012 तक, इन वर्षों में एक के बाद एक गुल खिलाए हैं और गुलगुले भी खाए हैं। बीजेपी शासनकाल में निशंक जी ने गुलगुले खिलाए हैं। तो आपकी सरकार से भी थोड़ा देर हुई कार्रवाई करने में। देखिए, सरकार से देर हुई हमारा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति क्या कारोबार करता है, कारोबार से उसके इतिहास को नहीं खंगाला जा सकता है कि वो जो है क्रिमिनल माइंडेड है या क्या है, या एकदम कुछ चीजें सरकार को। अरे भाई, एफआईआर से तो एफआईआर और जो आपकी जो न्यायिक प्रणाली है, जो लंबित मुकदमे हैं, वो तो बताते हैं ना। देखिए, आज अगर मेरे खिलाफ 307 के 302 के 1 दर्जन मुकदमे हैं, यानी कि मैं अपराधी हूं। और आज अगर मेरे खिलाफ जेब कतरी तक का एक मुकदमा नहीं है, यानी कि मैं पाक साफ आदमी हूं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर मैं एसपी या डीएम के दरवाजे जाता हूं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जिस थाने में आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां के थाने में आपके खिलाफ क्या मुकदमा चल रहा है। निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूं कि इसमें जो है ये चीज संज्ञान में नहीं आ पाई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर रही होगी, लेकिन इसे हम सरकार की गलती नहीं मान सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की मैं कहूंगा ये मानसिकता को जो है जागरूक करता है। किस प्रकार के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का एफिलिएशन है ये स्पष्ट हो जाता है। और क्रिमिनल माइंडेड लोगों का जो है पूरा बोलबाला
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है। पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, हमने पूर्व में भी आपसे जब डिस्कशन किया था तो यही बात थी कि उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पूर्व सरकार में थी, पूर्ववर्ती सरकार में, वो पूरी तरीके से उसका जो नहीं सिस्टम राजीव था, जी, वो खराब था। मैं आपको एक चीज बताऊं। जब 1995 में गुरबचन शर्मा का कत्ल हुआ और सुखदेव सिंह नामधारी साहब नामजद हुए, उसके बाद से लेके 2005 तक उनकी धर्मपत्नी ने भी चुनाव लड़ा। वो बीजेपी के अरविंद पांडे और बलराज पासी जी के निकट भी रहे। लेकिन 2005